ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग। तो चलिए, चैप्टर का नाम है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इसमें हमें ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक का नाम है वैल्यू ऑफ आउटपुट। अगला जो टॉपिक है इसका नाम है वैल्यू एडेड। जी हां, वैल्यू एडेड अभी बताऊंगा वैल्यू एडेड क्या होता है। इसके बाद इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो वैल्यू एडेड में ही बताऊंगा, बट फिर भी मैंने इसको सेपरेट लिखा है। इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, प्रॉफिट के बारे में, और इसके बाद कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब हमारा चैप्टर यहां से शुरू होता है। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, ये चैप्टर जो नाम था मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, वही कैलकुलेशन है ये। बेसिकली इसमें तीन चीजों की कैलकुलेशन करनी होती है हमें। सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम निकालना, इनकम मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से। फिर तीनों मेथड में कौन सा मेथड सबसे अच्छा है यह पढ़ना है। और कुछ आइटम जो कई बार एग्जाम में 6 मार्क्स में आ जाता है कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त कौन से आइटम लेने हैं, कौन से आइटम नहीं लेने हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं, कैलकुलेशन तो करना ही करना है, साथ में प्रिकॉशन भी इसी टॉपिक में हम कवर अप करेंगे। मतलब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखा जाता है, ये तो हमें ट्रीटमेंट तो करनी है, साथ में कुछ प्रिकॉशंस होती हैं वो यहीं देखेंगे हम लोग। ओके, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके टॉपिक्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडेड। बट इसको चलो दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले टॉपिक का नाम क्या बताया हमने? ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूं आपको। टॉपिक का नाम है वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। जब भी कभी हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो ये इस्तेमाल करते वक्त याद रखना वैल्यू ऑफ आउटपुट हमेशा ग्रॉस होता है। क्या होता है? और किस पे होता है? मार्केट प्राइस पे। ये बात ध्यान रखना जब भी कभी आप सेल वाला फॉर्मूला याद करोगे। अच्छा सर, कैसे पता चला आपको? मैं बताता हूं। कोई भी गुड्स जब मार्केट में बिकेगा तो सिंपल सी बात है मार्केट प्राइस पे होगा या नहीं होगा? और याद रखना, सेल करने जा रहे हो, जब गुड्स को बनाएंगे तो मशीनों का इस्तेमाल होगा, डेप्रिसिएशन लगेगा। मतलब सेल वाले प्रोसीजर में याद रखना हमेशा इस वाले केस में वैल्यू ऑफ आउटपुट ग्रॉस होगा और किस पे होगा? मार्केट प्राइस पे होगा। किस पे होगा जी? मार्केट प्राइस पे होगा। तो फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट का क्या? दोबारा बोलो। इसलिए मैंने लिखा है यहां पे ग्रॉस एट मार्केट प्राइस, क्योंकि नीचे मैंने बता दिया। दूसरी बात, चेंज इन स्टॉक निकालने का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो इसलिए शॉर्ट में लिख दिया। क्लियर है जी? तो ये फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वैल्यू एडेड। नेक्स्ट टॉपिक ध्यान से देखना जरा। नेक्स्ट टॉपिक सेकंड, वैल्यू एडेड। देखिए, अगर आप वैल्यू एडेड निकाल रहे हैं तो वैल्यू एडेड निकालने का फॉर्मूला होता है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो जी, चेंज इन स्टॉक तो आपको निकालना आता है, यस और नो? चेंज इन स्टॉक निकालना आता है आपको। ये सारी बातें मैंने पहले ही बता दी है। यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है, सिर्फ उन बातों के ऊपर चर्चा करनी है हमें। तो इसमें से एक एक्स्ट्रा आइटम माइनस करना है जिसका नाम है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आपको बता दूं, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो एक फॉर्मूला और बन गया कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दो तो वैल्यू एडेड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वैल्यू एडेड आ जाएगा। फिर यहां बात ध्यान रखनी है, अटेंशन प्लीज में क्या कहते हैं? अटेंशन प्लीज को छोटी छोटी मगर सबसे पहले तो अगर आपने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया तो यहां पे वैल्यू एडेड क्या आएगा? ग्रॉस एट मार्केट प्राइस। दूसरी बात, वैल्यू एडेड डोमेस्टिक इनकम के बराबर होते हैं, तो वैल्यू एडेड को डोमेस्टिक इनकम भी कह सकते हैं आप। ओके, क्या कह सकते हैं हम इसको?
डोमेस्टिक इनकम। अब बच्चे मुझसे कई बार सवाल पूछते हैं, सर आपने फॉर्मूला बताया, होता क्या है ये तो बता दो। देखो जैसा नाम, ये कहता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो सामान आपने बनाया उसकी कॉस्ट क्या है, क्या वैल्यू का है, कैसे निकालोगे। मैं कहूं मैंने, ध्यान से समझना, इस साल पूरे साल 1 लाख रुपए का माल बेच दिया, ध्यान से सुन लो, 1 लाख रुपीस का माल बेच दिया। ओपनिंग में 10,000 था, क्लोजिंग में सिर्फ 5,000 बचा है। हेलो, पॉइंट टू बी नोटेड। ओपनिंग में कितने का था स्टॉक मेरे पास, और क्लोजिंग में, इसका मतलब 5,000 का स्टॉक आपने और इस्तेमाल कर लिया। भाई जो ओपनिंग में 10,000 का स्टॉक था, अब कहते हैं कि क्लोजिंग में सिर्फ 5,000 का है, तो इसका मतलब 5,000 का स्टॉक आपने और ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। फॉर्मूला लगाना सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 5,000 माइनस 10,000 माइनस का 5,000। हेलो, और सेल कितने का किया, 1 लाख का, आप प्लस माइनस करोगे 95,000 आएगा। इसका मतलब है हमने जो गुड्स प्रोड्यूस किया उसकी वैल्यू 95,000 है, क्योंकि 10,000 ओपनिंग में था और क्लोजिंग में कितना था, 5,000। समझ में आया। तो जो गुड्स हमने बनाया उसकी कॉस्ट क्या है, कितने का बनाया आपने, दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ आउटपुट। फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए क्या लिखते हैं, इसके बाद अगला क्या है हमारे पास, क्या फॉर्मूला होता है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अभी अभी हमने आपको बताया कि आप सेल प्लस चेंज इन स्टॉक को कंबाइन कर दो तो इसको हम कह सकते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट के बराबर है, इसमें से माइनस कर दो इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इस वाले फॉर्मूले से वैल्यू डेट क्या होता है जी, दोबारा बोलो क्या होता है, वैल्यू डेट को क्या बोलते हैं हम, तो वैल्यू एडेड डोमेस्टिक इनकम के भी बराबर होता है। क्या होता है जी, वैल्यू एडेड किसके बराबर, गुड। एक और फॉर्मूला है वैल्यू एडेड निकालने का, आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। क्या लिखा हमने यहां पे, पूरा बोलो, प्लस, दोबारा बोलो क्या लिखा है हमने यहां पे, एक बार और बोलो क्या लिखा हमने यहां पे, प्रॉफिट प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस मिक्स इनकम किसके बराबर होता है जी, वैल्यू एडेड के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, वैल्यू एडेड के। अब यहां पे एक अटेंशन प्लीज, आपको ध्यान से सुनना है, वो अटेंशन प्लीज क्या है, इस वाले फॉर्मूले से अगर आप वैल्यू एडेड निकालते हो तो क्या आएगा, नेट एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि हमने यहां पे सब इनकम लिखी है, ये सारी इनकम है, प्रॉफिट इनकम का पार्ट होता है, रेंट किसी को मिलेगा उसके लिए इनकम होगा, इनकम पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता और इनकम कभी मार्केट में बिकने नहीं जाती, समझे, इसलिए ना तो ये मार्केट प्राइस पे होगा ना ही ग्रॉस होगा। क्लियर है, इसलिए ये नेट होता है और एट फैक्टर कॉस्ट होता है। क्लियर है जी। अब सवाल उठता है सर वैल्यू एडेड क्या है, आओ जरा समझते हैं। इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट आ गए, जैसे कि यहां पे क्या आया, प्रॉफिट, प्रॉफिट बताऊंगा अभी, प्रॉफिट मैंने बोला था ना, प्रॉफिट भी बताऊंगा अभी मैं आपको। फिर मैंने बोला था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये बताऊंगा मैं आपको। मैं आपको यहां पे सिखाऊंगा मिक्स इनकम क्या होता है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। मान लो रामलाल ने 100 रुपए का कॉटन उगाया और बेच दिया। जब इसने कॉटन उगाया 100 रुपए इसकी लागत थी, इसने आगे चल के मिस्टर ए को बेच दिया ये कॉटन। कितने में बेचा यहां पे, आवाज नहीं आई, दोबारा बोलो, 120। इसने ये कॉटन 120 में बेच दिया। किसको बेच दिया, मिस्टर ए को। अब इसने धागा बनाया, इससे 120 का माल खरीदा, धागा बनाया, इसको कितने का पड़ा, 150 का। कितने का पड़ा, 150 का। अब इसने इसे कितने का बेच दिया, अब आपको बताऊं मैं, इसने कितना वैल्यू एडिशन किया, तो सिर्फ 30 रुपीज का वैल्यू एडिशन किया। 120 का खरीदा, उसमें अपनी लेबर बाकी चीजें लगाई, तो कॉस्ट एडिशन कितना हुआ, आवाज नहीं आई,
150। लो जी, बच्चा कह रहा 150। भाई अभी बताया तो है, यहां पे अगर वैल्यू एडिशन की बात करो तो उसने 150, उसको 150 का पड़ा। हेलो, और उसने बेच कितने में दिया, सॉरी खरीदा कितने में था, 120 में। तो 30 का इसने वैल्यू एडिशन किया यहां पे। इसने आगे चल के इसे 200 रुपए में बेच दिया। कितने में बेच दिया, 200 में। फिर इसने कुछ वैल्यू एडिशन किया, इससे कपड़ा बनाया और आगे चल के 330 में बेच दिया। आगे चल के विजय लाल यहां पे दुकान खोल के बैठा है, रिटेलर है ये, और इसने 380 का ये माल, मतलब इसको लगा ये 330 का था, बाकी किराया वगैरह लगा के, और इसने कस्टमर को बेच दिया। अब ये 100 रुपए का ही माल था, जिसमें वैल्यू ऐड करते 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 ये माल कितने का हो गया, 380 का। आपको क्या लगता है कि ये जो पेन है मार्केट से आप 5 से 6 रुपए का खरीदते हैं, तो शुरुआत में कच्चे माल से शुरू होगा ये, और फिनिश प्रोडक्ट में बनते बनते कितना सारा वैल्यू एडिशन होगा। दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडेड। क्या बोलते हैं इसको, वैल्यू एडेड। तो ये जो पहला कॉन्सेप्ट हमने बताया, उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है जी? तो ये एक कॉन्सेप्ट हमारा यहां पे खत्म होता है, कॉन्सेप्ट 1 वैल्यू एडेड। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? चलो, इसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारे पास, उसमें है इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है। हेलो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, यह समझना जरूरी है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन के लिए मैंने टॉपिक नंबर लिखवाया था, कौन से टॉपिक पे, 3 नंबर पे। हेलो, 3 नंबर पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है हमारा। देखो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन या फिर इंटरमीडिएट गुड्स, क्या लिखा है जरा पढ़ना। वो गुड्स जिसको फर्दर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खरीदा जाता है। जैसे कि रेस्टोरेंट खरीदती है वीट, कॉटन परचेज बाय थ्रेड मेकिंग, ये इंटरमीडिएट गुड्स है। क्या है ये, इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर है जी? चलें आगे, ध्यान से देखिए। जो भी एक फर्म पैसा अर्न करती है, ये सारा का सारा अमाउंट अपनी मर्जी से खर्च नहीं किया जा सकता। सबसे पहले तो गवर्नमेंट आ जाती है, कहती है लाओ मेरा हिस्सा। गवर्नमेंट कहती है लाओ मेरा, जो भी मेरा हिस्सा बनता है दो। दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरेशन टैक्स। इसके बाद जो पैसा बच जाता है, गवर्नमेंट क्या करती है, वो जो कंपनी है गवर्नमेंट को पैसे देने के बाद कुछ पैसा बचा के रख लेती है, बुरे वक्त में काम आएगा ये सोच के, और उसके बाद जो पैसा बचता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जैसे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट था, कंपनी ने 20,000 रुपए तो गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, उसके बाद जो बचा, कितना बचा, 80,000। 80,000 में से 15,000 बुरे वक्त के लिए बचा के रख लिया। उसके बाद जो बच गया पैसा एज अ डिविडेंड कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ये जो कॉर्पोरेशन टैक्स है वो गवर्नमेंट को टैक्स के तौर पे दिया जाता है। ये तो मैंने कहा फ्यूचर में किसी बुरे वक्त के लिए, और ये शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जी, शेयर होल्डर को। क्लियर है? तो प्रॉफिट के 3 पार्ट क्या क्या यहां से पढ़ना है, दोबारा बोलो। अच्छा, एक बात और बता दूं, जब भी कभी क्वेश्चन में प्रॉफिट होगा तो इन तीनों से कोई लेना देना नहीं। कभी कभी क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं होता तो इसलिए इन तीनों को जोड़ोगे तभी वो प्रॉफिट के बराबर आएगा। तो ये पापा जी हैं, बड़े हैं, बाकी सब ये छोटे छोटे बच्चे। ओके, ये बात हमेशा ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। भाई जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, आपको पता है डियर, ये जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको उनके काम के बदले क्या दिया जाता है, कंपनसेशन दिया जाता है, पैसा दिया जाता है उनको उनके काम करने के बदले। कौन सा पॉइंट नंबर था, 5 पॉइंट नंबर। ध्यान से देखना, ये पॉइंट बड़े काम का है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय या कंपनसेशन टू एम्प्लॉय।
कंपनसेशन टू एम्प्लॉई या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई निकालने के लिए क्या क्या लिया जाता है? जो भी लेबर या जो भी एम्प्लॉइज हमारे यहां काम करते हैं उनको हम सैलरी देते हैं या वेजेस देते हैं। सैलरी देते हैं या फिर क्या देते हैं? वेजेस देते हैं। अच्छा, वो कैश में होता है, पैसों में होता है, कैश निकाल के दे दिया, 500 का नोट, 100 का नोट, 1000 का नोट, जो भी है। इसके बाद एक होता है कंपनसेशन इन काइंड। जैसे आप कभी कभी देखते हो जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनको रहने के लिए मकान मिल जाता है फ्री में, किराया नहीं देना पड़ता। जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, कई बार जो रेलवे में जॉब करते हैं, आपको बता दूं, उनकी ट्रेवलिंग फ्री होती है। या एयरलाइंस में जो जॉब करते हैं, जो बड़े पोस्ट पे होते हैं, उनको फ्री में मिलता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, यहां तक कि जो हमारे स्टेट का जो मिनिस्टर है, उसको भी रहने के लिए घर फ्री में मिल जाते हैं, पैसे नहीं देने पड़ते। ऐसा ही है ना, ये काइंड में है। मान लो अपना रामलाल एक कंपनी में जॉब करता है, उसकी सैलरी है 5 लाख रुपए पर मंथ, साथ में एक सुंदर बंगला मिल गया। 5 लाख तो दिए, साथ में एक सुंदर बंगला मिल गया। बंगला पूरा का पूरा फर्निश्ड, फुल्ली फर्निश्ड, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बेड, सब कुछ साथ में। साथ में 2 काम करने वाले भी मिल गए। और तो और सुनो, एक सुंदर सी कार भी मिल गई, ऑडी A5। क्या बात है। और तो और सुनो, व्हाइट ड्रेस वाला, बिल्कुल व्हाइट ड्रेस, सफेद बिल्कुल व्हाइट ड्रेस वाला एक ड्राइवर भी मिल गया उसको। गाड़ी चलाएगा आराम से, उसने पीछे बैठ के जाना है। इतनी सारी फैसिलिटी कंपनी दे रही है। 5 लाख रुपए तो मिल गए। अच्छा, एक बात बताओ, अगर 5 लाख रुपए तो दिए कंपनी ने, साथ में ये सारी फैसिलिटी भी दी जिसके लिए कंपनी पैसे नहीं लेती है, लेकिन अगर अपने घर पे वो 2 काम करने वाले रखता, क्या पैसे नहीं देने पड़ते? और ये पैसे कहां से जाते? उसकी सैलरी में से देने पड़ते। लेकिन अभी सैलरी में से देने नहीं पड़ते हैं। लेकिन बता दूं, सिस्टम के हिसाब से ये सैलरी का पार्ट माना जाता है। 5 लाख रुपए तो इसको सूखी सैलरी है, इसके बाद ये जितने भी बेनिफिट्स हैं वो भी उसकी सैलरी का पार्ट है। मान लो उसके घर में 2 काम करने वाले हैं, 5-5 हजार रुपए पर मंथ मान लो एक सैलरी बनती है ऑन एन एवरेज, तो 10 हजार रुपए इसको और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। जो बंगला मिला उसका किराया हर महीने का 1 लाख रुपए का है। जो फर्नीचर लगे हुए हैं उसका हर महीने का किराया 50 हजार रुपए का मान लो। जो गाड़ी मिली उसके चलाने का हर महीने का 20 हजार रुपए का किराया है। ड्राइवर मिला 10 हजार रुपए पर मंथ। अगर ये सब कंपनी नहीं देती तो इसे खुद खर्च करना पड़ता, इसको फ्री में बेनिफिट मिल रहा है। इसको बोलते हैं कंपनसेशन इन काइंड। क्लियर है? कई बार एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए बुरे वक्त के लिए कुछ पैसा बचा के रख लेता है, मतलब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। भाई ओवर द पीरियड जब पर्सन काम करता है अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशन उसका ख्याल रखती है। जैसे हमारे मदर फादर हमारा ख्याल रखते हैं, वैसे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय का ख्याल रखते हैं। वो क्या करते हैं, कुछ पैसा अपनी तरफ से एक सिक्योरिटी सेविंग स्कीम में जमा करते हैं, और जब एम्प्लॉय रिटायर होगा या जाएगा तो उसको दे दिया जाता है। तो ये पैसा कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर दे रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड, कौन दे रहा है पैसा? ये एम्प्लॉयर। यहां पे जो वर्ड लिखा है शॉर्ट में लिखा है एम्प्लॉयर है। ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स या फिर एनपीएफ। क्लियर है? इसके बाद जो पेंशन मिलता है रिटायरमेंट के बाद, ये भी इसकी सैलरी का पार्ट है। तो सैलरी में ये सारी चीजें आती हैं, मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर। बोलना आप जरा क्या क्या आता है? वेरी गुड, ये सारी चीजें आती हैं। क्लियर है जी? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो। आगे चलो। वेजेस एंड सैलरी इन कैश। कैश में क्या क्या आएगा? बेसिक पे एक डीए होता है जिसको बोलते हैं डियरनेस अलाउंस, हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई, इसमें रहने की कॉस्ट ज्यादा है। इसके अलावा आप दूसरी सिटीज में चले जाओ, सस्ते मकान सस्ते मिल जाएंगे। हो सकता है 1-2 चीज महंगी हो, अदरवाइज चीजें सस्ती मिल जाएंगी। तो महंगाई भत्ता, जिस रेट से, जिस तेजी से प्राइजेस बढ़ते हैं उतनी तेजी से सैलरी नहीं बढ़ती, तो उसको कंपनसेट करने के लिए डीएनएस अलाउंस दिया जाता है। ये सैलरी का पार्ट माना जाता है, कैश में मिलेगा इसे।
हाउस रेंट अलाउंस, रामलाल को बोला ले 10,000 पे रह ले कहीं, हर महीने मिलेंगे रहने का, मकान का किराया, हाउस रेंट अलाउंस। वन टाइम ओवर टाइम अलाउंस, कोई अगर ओवर टाइम काम करता है तो उसको उसका अलाउंस, मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ाता हूं तो फीस ज्यादा लेता हूं, देते हो आप मुझे? नहीं देते। तो एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा काम करने के बदले पैसे मिलते हैं, लेकिन फैक्ट्री में काम करोगे, कहीं बाहर काम करोगे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। अब बच्चे कहेंगे सर हम एक्स्ट्रा पढ़ते हैं तो हमें कौन देगा? अच्छा जी, फायदा आपका ही होगा। तो ओवर टाइम अलाउंस, कई बार आप एक्स्ट्रा होम फंड दे देते हो तो ओवर टाइम लगाना पड़ता है, रात को देर तक जगना पड़ता है ना? चलो, जब कभी भी जॉब करते हैं तो जॉब करते वक्त ओवर टाइम लगा दिया, एक्स्ट्रा काम कर लिया, उसके पैसे। फिर है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, ये वो बताया था कि हर सिटी, एक सिटी दूसरी सिटी से महंगी और सस्ती होती है, उसको कंपनसेट करने के लिए। इसके बाद कॉस्ट ऑफ ट्रेवल, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अगला बोनस एंड कमीशन, कई बार बोनस मिलता है दिवाली पे, कमीशन मिलता है। लीव ट्रेवल कंसेशन, छुट्टियां बिताने के लिए। अपना रामलाल अब देखो काम कर रहा है, 5 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, और साथ में सुनो एम्प्लॉयर ने कहा ले 2 लाख रुपए, जा घूम ले विदेश। बताओ, विदेश घूम ले, 4 दिन का टूर है, क्या चाहिए भाई? और सिक लीव अलाउंस, बीमार पड़ने पे भी पैसे मिलते हैं। ये देखो, जैसे आपको बीमार पड़ने पे प्यार मिलता है ना बहुत सारा, कई बच्चे तो जानबूझ के बीमार हो जाते हैं, यार बीमार हो जाएंगे ना तो मम्मी का बहुत सारा प्यार मिलेगा, पापा बहुत सारा प्यार करेंगे, वैसे तो खूब डांटते हैं, होता है ऐसा, चलो कोई बात नहीं। तो सिक लीव अलाउंस, अगर कोई बीमार हो गया उसके लिए पैसे मिलते हैं, ऐसा भी हो जाता है कंपनी में। तो ये सारी चीजें हैं वेजेस एंड सैलरी के पार्ट में। पहला क्या बताया हमने? उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या बताया? उसके बाद सीसीए। नेक्स्ट क्या है? उसके बाद नेक्स्ट वन इज, और उसके बाद क्या है? वेरी गुड, उम्मीद करता हूं सारी बातें समझ में आई। आओ जरा आगे देखते हैं, कॉम्पनसेशन इन काइंड। अरे वाह, काइंड में क्या क्या मिलता है वो देखो। इट इज पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय एज इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इसको मनी में मेजर किया जा सकता है, इसलिए जैसे फ्री हाउसिंग, मेडिकल फैसिलिटी, फ्री यूनिफॉर्म। कभी अगर आप अच्छी ज्वेलरी शॉप पे जाओगे तो आप देखोगे वहां पे सुंदर सुंदर लड़कियां होती हैं, है ना? सभी एक ड्रेस रखी है। अब मेरे पे शक कर रहे हैं सब, मैं भाई अब हाँ वो तो जाता हूं भाई, ऐसी बात नहीं है। वाइफ को मान लो कुछ दिलाना हो तो वहां पे अब वाइफ को छोड़ के आप उनको देखते हो, हाँ अच्छा चलो। सारी की सारी गर्ल्स वहां पे जो होती हैं, सेल्स गर्ल्स, आप देखेंगे बहुत सुंदर होती हैं। साथ में सबका ड्रेसिंग सेंस एक जैसा होता है। अच्छे ज्वेलरी शॉप वाले सबको साड़ी पहना के रखते हैं, सबको एक ड्रेसिंग सेंस सबकी। जैसे आपकी स्कूल की ड्रेस होती है, बड़ी गंदी सी होती है सर, मजबूरी है मैं जानता हूं, तो इन सभी को यूनिफॉर्म मिलता है। ये पैसे कई बार एम्प्लॉयर कहते हैं लो पकड़ो पैसे, अपने लिए अच्छी साड़ी, अपनी ड्रेस खरीद लो अच्छी सी, ऐसा होता है। मैकडी में जाओगे खाना खाने, जितने भी वहां पे काम करने वाले होंगे सबकी ड्रेस एक जैसी होगी। कभी बीकानेर में जाना, वहां पे जो काम करने वाले होंगे सबकी एक जैसी ड्रेस होगी, कभी गए हो तो, है ना? ऐसी 5 स्टार होटल में जाओगे तो जितने भी लोग काम करने वाले होंगे, जो वेटर होंगे, उनकी ड्रेस अलग होगी, जो उससे ऊपर वाले लेवल पे होंगे सबकी ड्रेस, सबका ड्रेस कोड होता है। ओके, फ्री में ड्रेस मिलता है या खुद भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्री में मिलता है तो वो सैलरी का पार्ट माना जाता है। फ्री फूड, भाई कई बार कहीं काम करते हैं तो चाय बिस्किट तो मिलता ही है, वो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन इसके अलावा लंच भी मिलता है। इसके बाद है फ्री एजुकेशन, एजुकेशन के लिए पैसे मिल गए। कन्वेंस फैसिलिटी, आने जाने के लिए फैसिलिटी मिल गई, कंपनी ने ही प्रोवाइड कर दी। इसके बाद है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ये भी इसी का पार्ट है। क्लियर है जी? मजा आ गया? ये सारी की सारी चीजें हैं डियर। वैसे बता दूं इसमें 3 पार्ट आते हैं, प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस और ग्रेचुटी। ये 3 चीजें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के पार्ट हैं। ओके, एक बच्चे ने पूछा सर ग्रेचुटी क्या होता है? ग्रेचुटी इज अ रिटायरमेंट बेनिफिट, जो रिटायरमेंट के बाद मिलता है एम्प्लॉय को। कौन देता है? एम्प्लॉयर देता है। तो ये सारी चीजें थी। चलिए, आज वाली क्लास को आप सभी ने खूब एंजॉय किया होगा, उम्मीद करता हूं ऐसा।
तो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।